नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एग्रीकल्चर एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी सीयूटी 2025 के एग्जाम्स अभी रनिंग के अंदर है और जिन स्टूडेंट के एग्जाम्स हो गए हैं तो उनको मैं आशा करता हूं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, और जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम्स अभी बाकी है तो उनको बेस्ट ऑफ लक सीयूटी 2025 के लिए। आज के इस सेशन के अंदर हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपकी सीयूटी और बीसीसी एग्जाम जो आपके जून के अंदर होने वाली है, इन दोनों के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने एलाक्लोर शाकनाशी का व्यवसायिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है वेसालिन, सेकंड है स्टॉम्प, और थर्ड है लीडर, और फोर्थ है लासो। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑप्शन की यानी वेसालिन की, तो ये किसका वैज्ञानिक किसका आपके व्यवसायिक नाम हो जाएगा? ये आपके फ्लूक्लोरेलिन का व्यवसायिक नाम हो जाएगा। और बात करें अगर अपन स्टॉम्प की, तो स्टॉम्प आपके पेंडिमेथलिन का व्यवसायिक नाम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें लीडर की, तो आपके सल्फोसल्फ्यूरोन का व्यवसायिक नाम हो जाएगा, जो कि अपन गेहूं के अंदर उपयोग करते हैं। और बात करें अपन एलाक्लोर के व्यवसायिक नाम की, तो आपके लासो हो जाएगा, यानी आपके फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मध्यम किसान के पास भूमि जो क्षेत्र रिक्त स्थान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 हेक्टेयर से कम, और सेकंड है 1 से 2 हेक्टेयर, और थर्ड है 2 से 4 हेक्टेयर, और फोर्थ है 4 से 10 हेक्टेयर। तो जो किसानों के पास भूमि जो क्षेत्रफल होता है उसके आधार पर किसानों का वर्गीकरण किया गया है। तो अपन वो देख लेते हैं एक बार। तो जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो क्षेत्रफल होता है उन्हें अपन सीमांत किसान या मार्जिनल फार्मर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल होता है तो उन्हें अपन लघु किसान के नाम से जानते हैं। और अगर अपन बात करें जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर तक भूमि जो क्षेत्रफल होता है तो उन्हें अपन अर्ध मध्यम किसान कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके। और जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि जो क्षेत्रफल होता है उन्हें अपन मध्यम किसान कहते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक होता है भूमि जो क्षेत्रफल, उन्हें अपन दीर्घ किसान नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे चारों ऑप्शन की चर्चा कर लिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, तिल में फ्लोइडी रोग का कारक है। फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड है वायरस, थर्ड है माइट्स, और फोर्थ है फाइटोप्लाज्मा। तो अगर अपन बात करें तिल यानी सीसेमम इंडिकम की, तो इसका जो आपके बात करें अगर फ्लोइडी रोग की, तो ये किसके कारण होता है? ये आपके फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है, यानी यहाँ पे अपने फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा रिक्त स्थान होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 25%, सेकंड है 12%, और थर्ड है 30%, और फोर्थ है 21%। तो जो चने की अगर अपन बात करें तो चने के अंदर कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा? तो चने के अंदर लगभग 21% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और चना आपके दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपके देसी चना और एक होता है काबुली चना, जिसे अपन साइसर एडिटिनम कहते हैं देसी चना को, और काबुली चना को अपन साइसर काबुलियम कहते हैं। और देसी चना के अंदर जो 2n होते हैं वो 2n बराबर 14 होते हैं, और काबुली चना के अंदर 2n बराबर 16 होते हैं। और अगर अपन बात करें इन दोनों की अगर बीज दर की अगर अपन बात करें तो देसी चना की बीज दर होती है 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर अपन बात करें काबुली चना की, तो काबुली चना की बीज दर होती है आपकी कितनी? 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चने से बनने वाले अगर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके अपन ने चर्चा कर लिए। और चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अचयनात्मक शाकनाशी का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है एट्राजिन, सेकंड है सीमाजिन, थर्ड है पेराक्वाट, और फोर्थ है ब्यूटाक्लोर। तो अगर अपन बात करें एट्राजिन और सीमाजिन की, इन दोनों का उपयोग की अगर अपन बात करें तो मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ऐसे क्रॉप्स के अंदर अपन करते हैं। और ये आपकी चयनात्मक शाकनाशी है दोनों के दोनों ही। पर अगर अपन बात करें पेराक्वाट की, तो पेराक्वाट, डाइक्वाट, ये आपके अचयनात्मक शाकनाशी है। ठीक है, और अगर इसके अलावा अपन बात करें ग्लाइफोसेट की, तो वो भी आपके अचयनात्मक शाकनाशी होता है, साथ ही वो स्थानांतरित प्रकार का शाकनाशी होता है। जो आपके पेराक्वाट, डाइक्वाट होते हैं ये आपके संपर्क शाकनाशी होते हैं, लेकिन ग्लाइफोसेट आपके स्थानांतरित प्रकार का शाकनाशी होता है। ठीक है, और ब्यूटाक्लोर भी आपकी जो चयनात्मक शाकनाशी है जिसका उपयोग अपन धान के क्रॉप के अंदर करते हैं। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, रिक्त स्थान को बरसाती बादल के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सीरस बादल, सेकंड है कुमुलस बादल, और थर्ड है कुमुलो निम्बस बादल, और फोर्थ है निम्बो स्टेटस बादल। तो अगर अपन बात करें सीरस बादल की, तो ये वो बादल होते हैं जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से बादल? सर्वाधिक ऊंचाई वाले। ठीक है,
और कुमुलस बादल जो होते हैं इन्हें अपन डोम या मेजेस्टिक क्लाउड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो कुमुलो निम्बस बादल होते हैं, जो अपने बरसात में या फिर अपन किसी भी मौसम के अंदर आपने जो गर्जना सुनी होगी बादलों के अंदर, तो वो कुमुलो निम्बस बादल की है। इसके अलावा अगर अपन बात करें निम्बो स्टेटस बादल, तो ये वही बादल होते हैं जिन्हें अपन बरसाती बादल के रूप में जानते हैं, यानी जो कि बरसात का कारण होते हैं वो निम्बो स्टेटस बादल। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, सुनहरा चावल की खोजकर्ता किसे कहा जाता है, यानी सुनहरा चावल के खोजकर्ता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास जीएस खुश, सेकंड है युआन लोंग चिग, और अगर थर्ड ऑप्शन की अपन बात करें तो इंगो पोर्टिक्स, और फोर्थ है डीएफ जोनस। तो अगर अपन बात करें जीएस खुश, तो ये आपके सुपर धान के खोज करता है, ठीक है, ना कि सुनहरा धान के। और अगर अपन सेकंड ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो इन्हें अपन हाइब्रिड राइस का जनक कहते हैं, ठीक है, यानी संकर राइस का जनक कहते हैं। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपके इंगोपोर्टिक्स, इन्हें अपन सुनहरा जो चावल है इसके खोजकर्ता कहते हैं। सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है। और डीएफ जोनस जो है मक्का के अंदर जो डबल क्रॉस टेक्निक है उससे संबंधित है, डबल क्रॉस हाइब्रिड से संबंधित है। ठीक है, तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, केशिकीय जल रिक्त स्थान वायुमंडलीय दाब पर उपस्थित होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है -1/3 बार, और सेकंड है अपने पास -1/3 से -31 बार, थर्ड है -15 बार, और फोर्थ है -61 बार। तो अगर अपन बात करें कि जो केशिकीय जल होता है वो आपके, तो केशिकीय जल आपके -1/3 से -31 बार तक उपलब्ध होता है, जिसके अंदर आपके जो -1/3 से -15 बार तक तो आपके पास उपलब्ध जल होता है। और अगर अपन बात करें -15 से -31 बार तक अनुपलब्ध जल होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो -15 है आपके पीडब्ल्यूपी का सूचकांक, यानी पीडब्ल्यूपी आपकी कितने बार पे आती है, -15 बार पे आती है। ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट आपके -61 बार पे आता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, मृदा में जल की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है परकोलेशन, सेकंड है सीपेज, थर्ड है लीचिंग, और फोर्थ है इनफिल्ट्रेशन। तो अगर अपन बात करें ऊर्ध्वाधर गति, यानी अपने को वर्टिकल गति के बारे में पूछा है। वर्टिकल गति कैसे, यानी इस प्रकार से गति नीचे की ओर, और एक होता है आपके पास क्षैतिज गति यानी हॉरिजॉन्टल गति, वो होती है आपकी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसमें भी कई बार कंफ्यूजन होता है। तो परकोलेशन जो होता है, परकोलेशन को अपन जो जल की ऊर्ध्वाधर गति जो होती है उसे अपन परकोलेशन के नाम से जानते हैं, यानी अपने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सीपेज क्या होता है आपके, सीपेज जो हॉरिजॉन्टल जो गति होती है जल की, यानी अगर अपन बात करें क्षैतिज गति होती है उसे अपन सीपेज के नाम से जानते हैं, जो आपके नदी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पे पाई जाती है अधिकतर। और अगर लीचिंग की बात करें अपन, तो जल का पोषक तत्वों के साथ रिसकर नीचे के सतहों में चले जाना ही अपन लीचिंग के नाम से जानते हैं। और इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जो आपके जो जल है, जल का मृदा सतह के अंदर प्रवेश इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो अपन ने चारों ऑप्शन की चर्चा कर ली है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, विटामिन बी12 के निर्माण में सहायक लाभदायक पोषक तत्व है। लाभदायक पोषक तत्वों के बारे में अपने को पूछा है, आपको पता है जो आपके जो VSI, Na और CO, ये चारों ही आपके लाभदायक पोषक तत्व है। तो अपने को पूछा है विटामिन बी12 के निर्माण में कौन सा सहायक होता है। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो आपके बीजीए के स्थिरीकरण में सहायक होता है। किसमें, बीजीए के स्थिरीकरण के अंदर। और सिलिकॉन आपके धान, मक्का जैसी क्रॉप्स के अंदर उपज बढ़ाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधकता का कार्य करता है। और Na आपके जो है ये चुकंदर के अंदर उपयोग होता है। इसके अलावा जो CO यानी कोबाल्ट है आपके विटामिन बी12 के निर्माण में सहायक होता है। यहाँ पे अपने फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने चारों ऑप्शन की चर्चा कर ली है। चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, जिसके अंदर अपने को दो कथन दे रखे हैं, इनमें से अपने को ये पता करना है कि सत्य कौन सा है और असत्य कथन कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास, स्टार्च वाली फसलों में क्लोराइड युक्त उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है। और सेकंड कथन है अपने पास, रॉक फास्फेट जल में अघुलनशील परंतु साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है। ये है। ठीक है, तो अपने पास दो कथन दे रखा है अपने को यहाँ पे। तो अपने जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, वो फर्स्ट वाला कथन है, स्टार्च वाली फसलों में क्लोराइड युक्त उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो ये आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा या सही कथन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोराइड युक्त तो जो उर्वरक होते हैं इनका उपयोग इसलिए नहीं करते अपन, तो जो आपके जो स्टार्च वाली फसलें होते हैं इनकी गुणवत्ता के अंदर कमी करता है। जैसे आपके आलू हो गया, गन्ना हो गया, इनकी गुणवत्ता के अंदर कमी करता है, गुणवत्ता घटाता है। तो आपके ये सही ऑप्शन मतलब सही कथन हो जाएगा बिल्कुल, यानी ये तो आपके सही है। और सेकंड है अपने पास, रॉक फास्फेट जल में अघुलनशील परंतु साइट्रिक अम्ल में घुलनशील होता है, ये आपके गलत कथन हो जाएगा। जो साइट्रिक अम्ल है ये आपके जल और जो
रॉक फॉस्फेट है आपके, ये आपके जल और साइट्रिक अम्ल दोनों के अंदर ही अघुलनशील होता है, तो ये आपके गलत कथन हो जाएगा। तो अपने को ऐसा ऑप्शन देखना है जिसके अंदर कथन 1 को सही बता रखा हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है, ये भी आपके सही नहीं है। कथन 1 व कथन 2 दोनों सही है, ये भी आपके गलत हो जाएगा। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन का भी आप ध्यान रखेंगे, सीयूटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, मशरूम के बीज कहलाते हैं, मशरूम के बीज कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैरेट्स, सेकंड है वेज, थर्ड है स्लिप्स और फोर्थ है स्पोन। तो अगर अपन बात करें मशरूम की यानी एगेरिकस बायोस्पोरा की, तो इसका कुल क्या होता है, एगेरिकेसी होता है। और जो मशरूम अनुसंधान केंद्र है आपके सोलन एचपी के अंदर स्थित है, और इसके बीज क्या कहलाते हैं, आपके स्पोन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, आलू में पछेती अंगमारी का रोगजनक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये आपके। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास अल्टरनेरिया सोलेनाई, सेकंड है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, और थर्ड है एल्बुगो कैंडिडा, और फोर्थ है पक्सिनिया स्पीसीज। तो अगर अपन बात करें अल्टरनेरिया सोलेनाई की, तो इसके कारण जो अगेती अंगमारी होती है यानी अगेती झुलसा जो होता है वो आपके अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण होता है, ना कि पछेती झुलसा होता है। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस ये आपके सही ऑप्शन हो जाएगा आलू के पछेती अंगमारी के बारे में, ठीक है। आलू का पछेती अंगमारी का रोगजनक कौन है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, ठीक है। और एल्बुगो कैंडिडा आपके सरसों के अंदर रोली रोग होता है, उसका रोगजनक है, ठीक है। और पक्सिनिया स्पीसीज आपको पता है गेहूं की जो रोली होती है, गेहूं की रोली का रोगजनक है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गेहूं की रोली से भी कई बार। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास जहाँ पे अपने को एक अभिक्रिया दे रखी है एक छोटी सी, NH4+ और फिर रिएक्शन NO2-, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्राइट का निर्माण हो रहा है, तो अपने को यहाँ पे ये पूछा है कि यहाँ कौन आएगा, ऐसा पूछना चाहता है अपने को। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास नाइट्रोबैक्टर, सेकंड है नाइट्रोसोमोनास, थर्ड है राइजोबियम और फोर्थ है एनाबिना। तो अगर अपन बात करें नाइट्रोबैक्टर, तो ये इसके आगे का जो चरण होता है यानी NO3- बनता है, यानी नाइट्रेट जो बनता है वहाँ नाइट्रोबैक्टर कार्य करता है, यानी यहाँ पे। तो अगर अपन बात करें यहाँ कौन सा कार्य करेगा, तो ये आपकी सेकंड वाला ऑप्शन यानी नाइट्रोसोमोनास यहाँ पे कार्य करेगा, यानी सेकंड ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। राइजोबियम को आपको पता है जो आपके दलहनी फसलें हैं इनके अंदर सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है, ये भी कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर, तो इसे भी आप याद रखेंगे। कई बार आपके बायो फर्टिलाइजर हो गए या जो फर्टिलाइजर हो गए इनसे पैराग्राफ वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एक बार आप उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, खनिज पोषक तत्व के संबंध में सही विकल्प है। और फर्स्ट ऑप्शन अपने को दे रखा है CNK यानी कार्बन, नाइट्रोजन और पोटास। सेकंड है अपने पास फॉस्फोरस, पोटास, ऑक्सीजन। थर्ड है अपने पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और फोर्थ है अपने पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर अपन बात करें खनिज पोषक तत्व कौन से होते हैं आपके पास, खनिज पोषक तत्व आपके जो CHO है इनको छोड़ के जितने भी आपके पोषक तत्व है या आपके खनिज पोषक तत्व होते हैं, सिर्फ CHO जो होते हैं वो आपके अखनिज पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। तो अपने को ऐसा विकल्प ढूंढना है जिसके अंदर वो तीनों ही विकल्प दे रखे जो कि आपके खनिज पोषक तत्व के। तो इसमें दे रखे CNK, तो आपके यहाँ C आ गया, तो ये ऑप्शन आपके गलत हो जाएगा। सेकंड है आपके पास PKO, यहाँ आपके O आ गया, इसके कारण ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और थर्ड है आपके दे रखा है CAMGS, ये तीनों ही आपके द्वितीयक जो पोषक तत्व होते हैं उसका उदाहरण है, तो आपके ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये इसके अंदर तो आपके ये तीनों ही अखनिज पोषक तत्व दे रखे हैं, तो ये चौथा भी गलत हो जाएगा, तो आपके थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, FIM में फास्फोरस की मात्रा होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.50%, सेकंड है 0.25%, थर्ड है 0.75% और फोर्थ है 10%। तो अगर अपन बात करें FIM की यानी गोबर की खाद के अंदर NPK की मात्रा की, तो N कितना होता है, 0.5% होता है। फॉस्फोरस होता है आपके 0.25% और पोटास कितना होता है 0.5%, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो अपने को फॉस्फोरस की पूछा है, तो आपके सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, गेहूं के रोली रोग के रोग चक्कर की भारत में किसने खोज की, ये भी आपके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसे भी आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास MK पटेल, सेकंड है अपने पास BB मुकुंदर, और थर्ड ऑप्शन है अपने पास KC मेहता, और फोर्थ है JC लुथरा। तो अगर अपन बात करें गेहूं के रोली का जो रोगजनक है इसके रोग चक्कर की खोज किसने की थी यहाँ पे अपने भारत के अंदर, तो KC मेहता ने की थी। गेहूं के रोली के रोग चक्कर की खोज किसने की थी भारत के अंदर, KC मेहता ने, यानी थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कुक्कुट की नाड़ी गति है। फर्स्ट ऑप्शन है 50 से 80 पर मिनट, आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं 50 से 80 पर मिनट। यहाँ पे सभी ऑप्शन के पास आप ये मान के चलिए कि पर मिनट लगा हुआ है, तो मैं एक बार बता भी देता हूँ, 90 से 100 पर मिनट,
थर्ड अपने पास 100 से 120 पर मिनट और फोर्थ है 200 से 400 पर मिनट। तो जो आपके गाय और भैंस होती है इनके अंदर लगभग 45 से 50 पर मिनट की नाड़ी दर पाई जाती है। और अगर अपन बात करें जो भेड़ और बकरी हो गई, इनकी नाड़ी दर कितनी होती है आपके 70 से 80 होती है, 70 से 80 पर मिनट होती है लगभग, ठीक है। तो अगर अपन बात करें कुक्कुट की, तो कुक्कुट की आपके 200 से 400 पर मिनट नाड़ी गति है वो पाई जाती है या नाड़ी गति होती है, ठीक है, जो सर्वाधिक होती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, लेग हॉर्न नस्ल मुर्गी के किस वर्ग से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकी, सेकंड है अंग्रेजी और थर्ड है एशियाई और फोर्थ है भूमध्य सागरीय। तो अगर अपन बात करें लेग हॉर्न हो गए आपके, जो इसके अलावा जो मिनारका हो गई, एनाकोना हो गई, आपके भूमध्य सागरीय वर्ग से संबंधित, यानी यहाँ पे आपके फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आप एक बार वर्ग जो है मुर्गियों के, उन्हें भी आप एक बार देख के जाएंगे। एक बार आपके जो यहाँ क्वेश्चन आते हैं उनका जो मकसद ये रहता है कि आप एक बार क्वेश्चन देख ले तो आपको ये पता रहे कि अपन कहाँ अपन ढीले पड़ रहे हैं, तो आप उस जो आपका जो चैप्टर है या फिर जो आपका टॉपिक है उसे आप रिवाइज कर सके बाद में, ठीक है। तो चलते अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास दांतवाला समिति, सेकंड है शिवरामन समिति और थर्ड है CH हनुमत राव समिति और फोर्थ है कृष्णमाचारी समिति। तो अगर अपन बात करें नाबार्ड की स्थापना, तो नाबार्ड की स्थापना आपकी किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? वो आपके बी शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? वो है आपके मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई कब थी? जो इसकी स्थापना हुई थी आपके 12 जुलाई 1982 के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलते अपन आगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर आपके जो कोई रिलेटिव है या आप अगर खुद देख रहे हैं, तो जो आप अगर 11th और 12th के फाउंडेशन बैच के अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर 11th और 12th के फाउंडेशन के नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके साथ साथ आपके जो क्या है 11th और 12th के साथ साथ आपके जो ICR है या फिर अगर अपन बात करें CUT BCC जैसी एग्जाम्स की तैयारी भी आपके साथ ही हो जाएगी। तो इसके नए बैच आपके स्टार्ट होने वाले अब 1 जून से, इसके अलावा 16 मई से एक बैच स्टार्ट हो गया था, तो अब अगला बैच आपके 1 जून से स्टार्ट होगा। तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप सिंपली जो संस्थान के हेल्पलाइन नंबर है उन पे आप कॉल कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।